नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। ट्रंप के बदले-बदले तेवर दुनिया के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा। आज हम कोशिश करेंगे ट्रंप के बदले हुए तेवरों को डिकोड करने की। बहुत सारे बयान उनके आए हैं, उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम और हमारे साथ अ, ये डिकोड करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं जेके त्रिपाठी जी जो एम्बेसडर रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। तो वो हैं हमारे साथ और वो बहुत सारी बातों पर रोशनी डालेंगे। क्या वजह है ट्रंप जो मोदी के बहुत अच्छे यार होते थे, अचानक उनको क्या हो गया और मोदी से ऐसी दुश्मनी क्या हो गई? एम्बेसडर त्रिपाठी आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। एम्बेसडर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ दोगुना कर दिया। अब ये भी लग रहा है भारत झुकने वाला नहीं है, तो क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं। मोदी ने भी कह दिया है कि हम अपने मछुआरों, अपने किसानों के हितों की अनदेखी नहीं करेंगे। तो अब आखिर होगा क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ट्रंप को आखिर हुआ क्या? पहले तो मोदी के साथ गलवैया डाले घूमते थे, हाउडी मोदी करते थे, बड़े-बड़े शो हो गए अमेरिका में और बड़ी तारीफ भी करते थे। तारीफ में कह देते थे ही इज़ अ बिग हार्ड बार्गेनर, ये तारीफ में कहते थे। तो अचानक ऐसा क्या हो गया? थोड़ा-सा रोशनी डालें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से राकेश जी, ट्रंप को ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये ट्रंप के व्यक्तित्व को आप देखें तो उससे पता लग जाएगा कि ट्रंप एक बहुत ही इगोइस्ट टाइप के आदमी हैं, सेल्फ सेंटर्ड, और वो चाहते हैं जो वो कहें वही हो, या जैसा वो चाहें वैसा ही हो। उस समय पिछले अपने उसमें तो उन्होंने मोदी की बड़ी तारीफ की थी, और इस बात भी उन्होंने कहा कि हाँ, मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि उन्होंने सिर्फ मोदी के लिए ही नहीं कहा। जब राष्ट्रपति पद पे चुनाव में जीते थे तभी उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करा देंगे, क्योंकि पुतिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त। उन्होंने जेलेंस्की को भी बड़ा अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को भी बड़ा अच्छा दोस्त बताया जब उन्हें लंच पे इनवाइट किया। तो वो सबको बताते हैं, लेकिन उनके पास ये एक उनकी वोकैब्युलरी कम है, मुझे लगता है। तो वो सबको वो दोस्त बता देते हैं, और इस आदमी को न कोई डिप्लोमेसी का अनुभव कभी का रहा है, न कोई राजनीति का, घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय। वो सिर्फ बिजनेसमैन रहे हैं, डील की भाषा जानते हैं। एट द बेस्ट वो एक डीलर रहे हैं। हर चीज़ में उनको डील नज़र आता है, और वो चाहते हैं कि जैसे हम चाहें वैसे करें। लेकिन बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि कई चीज़ें वो कह देते थे और फिर उनका विदेश विभाग जो है लिपापोती करता था उस पर। अभी भी आपने देखा कि अब उनका एक बयान आ गया, स्वीपिंग स्टेटमेंट, कि लेट लेट रशिया एंड इंडिया go Russia and India go wherever they want with their failed economy. जी, अब ऐसे देश को फेल्ड इकोनॉमी कहना जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा हो, जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा हो दुनिया में भी, एग्ज़ैक्टली। अमेरिका की 2% भी नहीं है और हमारी 6% से ऊपर। ऐसे में ये कहना इनको कुछ समझ में आता नहीं। अभी जैसे ही रूस के एक भारतीय पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने पूछा कि आप इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर तो आप टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन आप रूस से पैलेडियम, यूरेनियम, फर्टिलाइजर्स लेते हैं। बोले मुझे पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। एक देश के, इतने बड़े देश के राष्ट्रपति का ये कहना कि उसको पता नहीं है कि जो उसका सबसे बड़ा एडवर्सरी है रूस, जिसके ऊपर 6000 से ज़्यादा सैंक्शन लगे हैं नेटो के और अमेरिका के, उससे अमेरिका क्या इंपोर्ट कर रहा है इनको पता नहीं है। ये मानसिक दिवालियापन है। और ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, पिछली बार भी रहे हैं। इस बार जब उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच दी थी तो मुझे लगा था कि शायद ये सुधर गए हैं, लेकिन अब उनका और भी बिगड़ा हुआ रूप नज़र आता है। उन्होंने देखिए कह दिया 24 घंटे में हम रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करा देंगे।
उन्होंने कह दिया हमने इजराइल और ईरान के बीच में मतभेद खत्म करा दिया। उन्होंने कह दिया हमने हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में खत्म करा दिया है। उन्होंने कहा बार बार 29 बार कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में खत्म करा दिया है। भारत ने उसका खंडन बड़ा जोरदार किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में युद्ध खत्म करा दिया, संघर्ष खत्म करा दिया है। और उसके तुरंत बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा ये सब बकवास है। कुआलालंपुर में मैंने मीटिंग बुलाई थी, मैंने मध्यस्थता की। कोई ताजुब नहीं कि ट्रंप कल को कह दे कि मैंने इंग्लैंड से कहा था कि 5वां टेस्ट ड्रॉ करा दो और इंग्लैंड ने ड्रॉ करा। तो ये शख्स कुछ भी कर सकता है। और अभी भी जी, मैं एक सवाल मेरा था एम्बेसडर साहब कि क्या मान लिया कि ट्रंप एक व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, वो उनको डील की भाषा, डील समझ में आती है, दो देशों के बीच समझौता और रिश्ते समझ में नहीं आते, ये मान लिया। लेकिन उनके जो असिस्टेंट्स हैं, जो उनको सलाहकार उनके हैं, जो सलाह देने वाले हैं, व्हाइट हाउस में जितने लोग हैं, उनके विदेश मंत्री, उनके उनके दूसरे नेता, उनकी पार्टी के बड़े नेता, निकी हेली ने देखिए आज क्या कहा है, तो वो क्या नहीं समझाते उनको? देखिए, समझाया उसको जाता है जो समझने को तैयार है। ट्रंप ये समझने बात को तैयार नहीं है। ये बात ठीक है। ट्रंप का अपना एक माइंडसेट है, वो उसी के हिसाब से चलना चाहते हैं। और दुर्भाग्य से कुछ लोग, सारे नहीं, उनकी कोठरी में, उनके व्हाइट हाउस के एडवाइजर्स की टोली में कुछ लोग ऐसे उन्हें मिल गए हैं जो उनकी जी हुजूरी करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जेलेंस्की ने जी हुजूरी नहीं की। जब जेलेंस्की व्हाइट हाउस में मिले थे तो जेलेंस्की भी बिगड़ गए, बिल्कुल उनकी बेइज्जती बिल्कुल की थी। बिल्कुल। उसी के साथ जब मैक्रोन मिले थे तो मैक्रोन ने जी हुजूरी नहीं की थी। मैक्रोन ने बड़े डिप्लोमेटिकली उनको टैकल किया था और ट्रंप खुश हो गए थे। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जब मिले थे तो देखे, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट से उन्होंने बड़े बड़े बोले। साउथ अफ्रीकन की गोरों के ऊपर वहाँ अत्याचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि देखिए, कतर की तरह हम आपको जेट तो नहीं भेंट कर सकते, लेकिन हाँ, सही बात बता सकते हैं। तो हाँ, ट्रंप का कोई ठिकाना नहीं है, वो अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन एक अनप्रिडिक्टेबल बिजनेसमैन ट्रंप में एक प्रिडिक्टेबिलिटी छुपी हुई है जो बाहर आ रही है। वो ये है कि वो शुरुआत बड़े ऊंचे ग्राउंड से करते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, फिर धीरे धीरे वो कंसेशन देते हैं। चीन के ऊपर भी उन्होंने 500% टैरिफ लगाने की बात की थी, जो 30% पे आ गया है। और भी कह रहे हैं कि कुछ और करेंगे। वो देखिए कब करते हैं, कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये दोहरी नीति है उनकी। चीन से उनको सेमीकंडक्टर चाहिए, चीन से उनको और भी चीज़ें चाहिए, लेकिन इसलिए वो चीन के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। रूस से उनको फर्टिलाइज़र चाहिए, रूस से उनको पेट्रोकेमिकल के बाई प्रोडक्ट चाहिए, रूस से उनको क्या कहते हैं, पैलेडियम और यूरेनियम चाहिए अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। इसलिए अभी रूस के खिलाफ वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बोल रहे हैं। भारत के खिलाफ भी देखिए उन्होंने 25% तो लगा दिया, जो कि सिर्फ चीन का उससे ज़्यादा है। 25% तो लगा दिया और ये कहा 25% हम 27 को लगाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी दिल्ली दूर है। आज और 27 तारीख में 20 दिन का फर्क है। ट्रंप इस बीच में कितनी बार पलटी खाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हमें देखते रहना है। लेकिन हमें, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि वी शुड नॉट लेट आवर गार्ड्स डाउन, हमें अपनी सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखना है। और अगर ये बात है कि हम इसके खिलाफ क्या करेंगे, देखिए ट्रंप ने कहा कि आप रूस से तेल ले रहे हैं इसलिए हम लगा रहे हैं 25%। भाई हमको आप रूस से कम दाम में दीजिए, हम आपसे लेंगे। हम्म, आप चाहते हैं हम रूस से तेल न लें, आपसे तेल लें, आपका शेल ऑयल लें जो कि जोड़े दाम में मिलेगा, तो क्यों हम करें भाई? आप हमसे सस्ते में चाहते हैं चीज़ें लेना। आप कहते हैं कि इंडिया टैरिफ किंग है, इंडिया टैरिफ लगा रहा है। आप हमें कहते हैं कि टैरिफ हम कम करें, आप खुद ड्यूटी नहीं कम करते।
आप नहीं चाहते कि हमको आप सस्ते में सामान दें। इसके बावजूद भारत ने, देखिए 2-3 चीज़ें भारत ने बड़े वो की हैं। लोग कहते हैं कि भारत चुपचाप बैठा था। भारत चुपचाप नहीं बैठा था। देखिए तैयारियां चल रही हैं, बैकड्रॉप में तैयारियां चल रही थी। पहले आप देखिए विदेश सचिव का चीन दौरा, चीन के साथ फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत हो गई। फ्लाइट्स की बात चल रही है, बॉर्डर पे टॉक्स चल रहे हैं, डी एस्केलेशन हो ही गया है। और अब मोदी वहां जा रहे हैं तो बात होगी। राजनाथ सिंह गए, उसके बाद डोभाल गए, अब मोदी जा रहे हैं, तो बातें तो हो रही हैं, बातें होंगी। और हम कोशिश कर रहे हैं। दो हमारे पास देखिए दो ऑप्शन है। आप भारत और अमेरिका के व्यापार का जो असंतुलन है वो जी। देखिए तो करीब 47 अरब डॉलर का है। 47 अरब डॉलर में से हमने ऑलरेडी उनको कह दिया है कि देखिए हम आपसे आपका ये ऑफसेट कर सकते हैं, भरपाई आंशिक रूप से कर सकते हैं। हम आपसे ज़्यादा डिफेंस का सामान लेंगे, हमें चाहिए डिफेंस का सामान, हम आपसे डिफेंस का सामान ज़्यादा लेंगे। 25 अरब डॉलर तक का हम आपसे डिफेंस का सामान लेंगे। बाकी कितना बचा? बाकी बचा 22 अरब डॉलर। उसके लिए ये इतना चिल्ला रहे हैं। और 22 अरब डॉलर की भी जो बात, वो देखिए कितना परसेंट हुआ हमारा। हमारी इकोनॉमी जो 4 ट्रिलियन की है, 4,000 अरब डॉलर की है, उसमें 22 या आप 47 भी जोड़ लीजिए तो कितना होता है? 0.1%। और यही देखिए विश्व के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अगर अगर लगा दिया ट्रंप ने हमारे ऊपर ये 25% और, तो हमारे हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास हमारी इकोनॉमी स्लो होगी 0.1% से, 6.7 से 6.6 हो जाएगी। इससे ज़्यादा क्या है? लेकिन इससे एक एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हम इसको और कैसे ऑफसेट कर सकते हैं? मान लिया अगर ये मान गए 22-24 अरब डॉलर था वो है व्यापार घाटा, हम ऑफसेट कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी चीज़ें डाइवर्सिफाई करेंगे। हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है आसियान देशों में, हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है लैटिन अमेरिकी देशों में। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो घाटा होगा इसका, वो होगा एमएसएमई सेक्टर का, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो जो इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे एक मार्केट एक मार्केट एम्बेसडर साहब हमारे यहाँ भी है, जो हमारे 140 करोड़ का बिल्कुल जनसंख्या है, वो भी तो एक बहुत बड़ा मार्केट आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हमें ये याद रखना चाहिए कि 2010 में जब लेमैन ब्रदर्स की बैंक डूबा था और अमेरिका में सारे विश्व में मंदी आ गई थी, चीन भी उससे प्रभावित हुआ था, तो एक भारत ही था जो उसके प्रभाव में नहीं आया। क्योंकि हमारे पास जो डोमेस्टिक मार्केट इतना अच्छा है कि उसने कुशन कर दिया है इस धक्के को। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये हो जाता है कि हमारे पास इसको कुशन करने की संभावनाएं हैं। और दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये कि हम ये भी कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ से हम और जगह से जो ले रहे हैं और जगह जगह से भी दूसरे और अपने उत्पाद दें उनसे। मर्कोसूर है, आसियान है, इन सब से हम अपने वो करने की शुरुआत करें। चीन के साथ भी जहाँ तक बात है, चीन भी एक बार समाचार आया था कि चीन भी इस चीज़ पर तैयार है कि वो फिर से विचार करेगा, पुनर्विचार करेगा अपने अपने प्रोडक्ट जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है कि उसको कुछ कम कर दिया जाए, कुछ भारत के साथ गैप कम किया जाए। क्योंकि चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है, उतना अमेरिका के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा नहीं। तो मुझे लगता है कि और इस 20 दिन में भी देखिए घटनाक्रम कई बार बदल सकता है। इस 20 दिन में हो सकता है ट्रम्प कुछ और कह दें कि नो नो माय फ्रेंड मोदी हैज सेड दैट assured me that we will work together। तो और तीसरी चीज देखिए, तीसरी चौथी चीज ये है कि आज जो है विश्व में आज जो विदेश नीति चलती है, विदेश नीति समग्र रूप से अब नहीं रह गई। विदेश नीति का कंपार्टमेंटलाइजेशन भी हो रहा है कि चीन के साथ हमारे व्यापार का घाटा है,
लेकिन व्यापार हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि व्यापार कम हो गया। चीन के साथ हमारे सीमाओं की समस्या है। चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए या पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन चीन के साथ हमारे कई सहयोग भी हो सकता है। जो सहयोग हो सकता है, एक तो देखिए जो कि जाहिर है, एक सहयोग तो जो है क्लाइमेट चेंज पे, क्लाइमेट चेंज पे, एसडीजीज पे, ग्लोबल साउथ पे, और इसके साथ ही साथ चीन के साथ हमारे सहयोग के कुछ और भी आयाम इसमें जुड़ सकते हैं कि शायद सेमीकंडक्टर पे भी कोई बात बन जाए। चीन तो कह रहा था कि हम और इन्वेस्ट करेंगे, हमने इन्वेस्ट नहीं करने दिया क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि बड़े बड़े डैम और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे वहाँ चीनी कंपनियां आ रही थी, हमारे कंपनियों को घाटा हो रहा है। लेकिन कई और क्षेत्रों में हम चीन को इन्वेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। तो ये चीज़ होगी, और इससे ऐसा होगा कि जो हमारा टोटल घाटा है यूएस के साथ वो थोड़ा ऑफसेट हो जाएगा। तेल भी अब ट्रम्प को शायद नहीं मालूम है कि रूस से तेल का आयात भारत को पिछले 1 साल में कम हुआ। 1 साल में जितना हम तेल लेते थे इस अप्रैल तक, उससे कम हमने तेल लिया है, इसलिए कि रूस में जो छूट है वो घटा दी है। पहले 8% छूट थी, अब उसने 2% कर दिया। तो हम और जगहों को ढूंढ रहे हैं और विकल्प ढूंढ रहे हैं। ब्राज़ील से हम ले सकते हैं, वेनेजुएला से ले सकते हैं, नाइजीरिया से हम ले रहे हैं, इराक से ले रहे हैं, तो वो घाटा कम हो सकता है। मैं एक सवाल मेरा ये है बद्री साहब कि क्या ट्रंप के एटीट्यूड की वजह से भारत अपने दूसरे ऑप्शन भी तलाश सकता है? मार्केट तो तलाशेगा ही, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ब्रिक्स नेशंस हैं। आपसे मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप ब्राजील में रहे हैं, बतौर कंसुल जनरल आपने देखा है सब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ब्रिक्स नेशन क्या आपस में और करीब आएंगे इस एटीट्यूड की वजह से? और अगर ये करीब आए तो अभी आपने देखा ब्राजील के स्टेट हेड लूला ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप को क्यों फोन करूं, मैं करना होगा तो मैं मोदी को करूंगा। तो ये आपको लगता है कि इससे और करीब होंगे ये सारे नेशंस? और अगर होंगे तो हमारा तो फायदा चाइना से है, रूस के तो हम ऑलरेडी करीब हैं। बिल्कुल, देखिए ये देश, ये ब्रिक्स में और एकता लाएगा ट्रम्प का ये बयान। ट्रम्प कह रहे हैं कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स एंटी अमेरिका है और हम इसको अपने साथ व्यापार नहीं करेंगे। ट्रम्प ये भूल जाते हैं कि ब्रिक्स प्लस जो है, मतलब जो 6 देश और जुड़े हैं, 11 देशों की टोटल इकोनॉमी मैंने कैलकुलेट किया था। 11 देशों की टोटल इकोनॉमी जो है वो 31.8 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका की इकोनॉमी जो है 30.2 ट्रिलियन डॉलर। अब अगर इन 11 देशों में से आप जो 2 देश आप समझ सकते हैं कि इनके बड़े करीब हैं अमेरिका के, सऊदी अरब और यूएई को हटा दें, जिनकी इकोनॉमी कुल मिलाकर के 1.7 ट्रिलियन डॉलर है, तो अगर 31.7 या 8 में से वो घटा दें तो भी 30 के करीब तो आ ही जाएगा। यानी कि ट्रम्प अपने बराबर की, अपने से बड़ी नहीं तो अपने बराबर की इकोनॉमी से टक्कर ले रहे हैं। तो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। देखिए, चीन, रूस, ब्राजील, तीन तो 19.2 यानी 4 और 19, 23 ट्रिलियन डॉलर की तो इकोनॉमी साथ में है ही। अब अगर भारत आ जाता है 4 तो 27 ही हो जाते हैं। इंडोनेशिया 1.5 ट्रिलियन की इंडोनेशिया ने तो कह दिया कि नहीं हम तो ब्रिक्स के एक आके उसमें हैं, हम डी डॉलराइजेशन के पक्ष में। अब कुछ ईरान की इकोनॉमी जो है 1 ट्रिलियन के करीब है, वो भी इधर है, ब्रिक्स में है। अब जो बचे, इरिट्रिया बचे, इजिप्ट बचे, ये जो 3-4 कंट्री हैं,
इनकी इतनी कोई औकात नहीं है कि ये पासा पलट दें। तो इसलिए अगर ब्रिक्स एक हो जाता है, अभी तो देखिए भारत जानबूझ के डी-डॉलराइजेशन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि भारत का काफ़ी व्यापार अमेरिका से डॉलर में हो रहा है। लेकिन अगर होने लगा, अगर डी-डॉलराइजेशन हो गया, तो उससे अमेरिका को ही नुकसान होगा, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री ये तो मान गए हैं कि 11 देश आपस में एक दूसरे की करेंसी में व्यापार कर सकते। एक कॉमन करेंसी जो थी युआन चीन की, उसमें भारत को ऑब्जेक्शन था कि नहीं, तो चीन की करेंसी भी होने से चीन को इसमें ज़्यादा बढ़त मिल जाएगी। तो कॉमन करेंसी की बात है, वो चल रही है। कॉमन बैंक हो ही गया है। अब अगर एक कॉमन ट्रांसफ़र सिस्टम हो जाए, आपने देखा कि जो हमारे यहाँ स्विफ्ट है, स्विफ्ट सिस्टम जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसके तहत जो भी ट्रांसफ़र होता है वो न्यूयॉर्क के थ्रू रूट होता है। रूस ने 2014 से इस पे काम करना शुरू कर दिया था, और 4 साल पहले रूस ने अपना ट्रांसफ़र सिस्टम बना लिया। चीन ने अपना ट्रांसफ़र सिस्टम बना लिया। न्यूयॉर्क जाने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत भी इस पे काम कर रहा है। उम्मीद है इस साल के अंत तक उनका भी अपना ट्रांसफ़र सिस्टम हो जाएगा। और इन सबके ट्रम्प के इन बड़े बोले पन के पश्चात के बावजूद, बल्कि आप देखिए रुपया भी स्ट्रांग हुआ है डॉलर की तुलना में, 3 पैसा स्ट्रांग हुआ है। तो डॉलर तो गिर रहा, डॉलर तो अब वो आप कह सकते हैं कि डॉलर की गिरावट की, डॉलर के अंत की शुरुआत। जी अब इस बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि ट्रम्प ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घरेलू राजनीति में भी उन्हें कुछ करके दिखाना है, क्योंकि 2026 में मिड टर्म पोल है, और अगर वो इसमें हार जाते हैं मान लीजिए, तो उन्हें बड़ी मुश्किल होगी वहां पर। और अभी देखिए निक्की हेली का भी बयान आया है, वो तो भारत के साथ खड़ी हैं और है उन्हीं की पार्टी की। तो ये क्या मसला है? मतलब क्या हम ये भी माने कि रिपब्लिकन पार्टी में उनका भीतर ही भीतर कुछ विरोध शुरू हो गया है? हाँ, बिल्कुल विरोध है। वही नहीं, कई रिपब्लिकन गवर्नर्स ने भी कहा है, प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने कहा है, और वो जो चाहते हैं कि जिस जिस लहर पे आए थे, मांगा, मेक अमेरिका अमेरिका के लिए। बिग अगेन, तो ग्रेट अगेन। तो अब अमेरिका कहाँ ग्रेट हुआ है? पिछले 6 महीने में अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ा है। पिछले 6 महीने में देखिए, वो कहते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को हम बाहर करेंगे, काफ़ी को बाहर किया है, कुछ का वो किया। सवाल ये है कि आप अगर इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो भी अमेरिकी की इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, क्योंकि वो भी काम कर रहे हैं। भले उनको सोशल सिक्योरिटी से वो नहीं मिल रहा है, लेकिन वो काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स तो है। अब अगर इमिग्रेंट्स आपके नहीं रहेंगे, तो क्या अमेरिकन उस दाम में काम करेंगे? क्यों अमेरिका को जो सप्लाई हो रही है चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की, बाहर से, भारत से, चीन से और देशों से, क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि इन देशों में लेबर कॉस्ट कम है, इसलिए उत्पादन की का मूल्य कम है। अगर मूल्य कम है तो कम मूल्य पर आप भेज रहे हैं। नहीं होगा तो अमेरिका में क्या होगा? अमेरिका में मूल्य ज़्यादा होगा, उत्पादन की कीमत बढ़ जाएगी। तो वो साइकिल जो है, और क्या होगा कि जो भी आएगा, उत्पादन की कीमत बढ़ेगी तो या तो उस बढ़ी कीमत पे ग्राहक को खरीदना पड़ेगा, अमेरिकन ग्राहक, और या तो यहाँ से बढ़ी हुई कीमत पे जाएगा, टैरिफ के हिसाब से उससे खरीदना पड़ेगा। एंड रिजल्ट में किसको घाटा होगा? एंड यूजर को। वहाँ वैसे ही अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आए दिन आप देखते हैं अमेरिका में लोग सड़क पे पड़े हैं, और वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, अमेरिकन भी हैं, जो सड़क पे पड़े हैं, कचरे में से बीन के खा रहे हैं और फुटपाथ पे सो रहे हैं। तो वो मागा ऐसे नहीं आता। और आज के दुनिया में कोई भी देश आइसोलेट नहीं हो सकता दूसरे देशों से। एग्जैक्ट। ये रिपल इफेक्ट की तरह है कि एक देश में कोई घटना होती है, जैसे पानी में आप पत्थर फेंकते तो लहरें उठती हैं ना, रिपल्स होते हैं। तो वही चीज़ है कि एक देश में कोई घटना होती है, सभी देशों पे उसका प्रभाव पड़ता है कमोबेश,
डिपेंडिंग ऑन कि ज्योग्राफिकली कितने दूर हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा। आप अमेरिका को अगर खाली अमेरिका कर देंगे, जैसे हमारे यहाँ कर देंगे महाराष्ट्र फॉर मराठी मानुस या बंगाल फॉर बंगाली भद्र, तो बाकी लोग क्या, बाकी जो वहाँ सर्विस क्लास है जिनके सहारे आप जी रहे हैं, उनका वो चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो ये चीज ट्रंप नहीं समझ पा रहे। एक सवाल और सोचता है मुझे इस समय, वो ये है कि मोदी का दौरा होने वाला है चाइना का, और इस साल के अंत में पुतिन भी आने वाले हैं। हालांकि ये सारे दौरे पहले से तय हैं, लेकिन क्या जो इस समय जो वस्तु स्थिति है, सरकमस्टांसेस जिस तरह से हैं, उसके आलोक में देखें तो इन विजिट्स का सिग्निफिकेंस पहले के मुकाबले, अगर ये सब नहीं होता तो सिग्निफिकेंस कुछ बढ़ता हुआ दिखता है आपको? हाँ बिल्कुल, मैं ये सोच सकता हूँ कि ये तो भले ही पहले से ही तय थे ये दौरे, लेकिन अब जिस हाल में हम रह रहे हैं, जिस आर्थिक विषमता में, जिस आर्थिक अनिश्चितता में विश्व है अभी, हाँ, बराए मेहरबानी ट्रंप साहब के, हाँ, उस आर्थिक विषमता में के दौर में ये ज़्यादा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये दौरे, क्योंकि इससे क्या होता है कि नए पुराने वो टूटते हैं और नए समीकरण बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो नए समीकरण बनेंगे, इसमें कोई ताजुब नहीं कि हम देखें कि चीन के साथ हमारे कुछ और समझौते हुए, या चीन के साथ हमारे को और कुछ रिश्ते और भी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि देखिए चीन ने गलवान के बाद चीन ने कोई मिसएडवेंचर नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया। चीन का ये रहता है कि चीन 59 से 62 में किया, उसके बाद हर 4 6 7 साल पे कभी नाथू लाका हो गया, कभी मेजर लाका हो गया, कभी जीप लाका हो गया, कभी डोकलम का हो गया, डोकला का हो गया, कभी गलवान का हो गया। चीन तोड़ लेता है कि भारत की सैन्य प्रतिबद्धता, सैन्य तैयारी कितनी है। तो चीन अभी इस हालत में नहीं है, उसकी डोमेस्टिकली भी समस्या हो रही है। समस्या ये भी हो रही है, कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के गर्दन के पीछे ऑपरेशन हुआ था, काफ़ी मेजर ऑपरेशन था, और इसलिए शी जिनपिंग को धीरे धीरे रास्ते से हटाया जा रहा है पार्टी द्वारा। अभी शी जिनपिंग सिर्फ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रह गए हैं, प्रेसिडेंट हैं, लेकिन चाइनीज मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन अब नहीं है। मिलिट्री की कमान पूरी तौर पे मिलिट्री की बागडोर उनके जनरल के हाथ में है, सेनाध्यक्ष के हाथ में, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सेनाध्यक्ष के हाथ में। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में चुन चुन के शी जिनपिंग के समर्थक जनरलों और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को हटाया गया। दूसरी चीज़ ये कि अब जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन कर रहा है, वो प्रधानमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दखल कर रहे हैं। तो इनके पास सिर्फ सेक्रेटरी जनरल का, मतलब पार्टी अध्यक्ष की बात है। तो क्योंकि डोमेस्टिक प्रॉब्लम वहाँ हो रही है, तो इसलिए चीन भी अभी इतना एडवेंचर करने का हिम्मत नहीं कर सकता कि बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ चढ़ाई करे। वो जानता है कि 1962 में है, तो चीन भी कुछ कंसेशन देगा, और ख़ास तौर से तब जब अमेरिका ने उसकी नाक में दम किया हुआ है। चीन ने पहले भी कहा था कि हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हम आपके यहाँ कुछ आपसे और ज़्यादा चीज़ें लेंगे। तो हो सकता है कि चीन के साथ भी हमारे कुछ संबंध सुधरें। मोदी का जो स्टैंड है अभी आज, जैसे उन्होंने कहा कि मैं मछुआरों, किसानों और कामगारों के हितों के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, किसी भी ताकत के सामने नहीं झुकूंगा, ये एटीट्यूड जो है, इसको देखने के बाद क्या अभी लगता है ये जो 50% टैरिफ इन्होंने किया है ये नीचे आएंगे, जैसे चीन के साथ इन्होंने किया था? तो क्या आपको देख लगता है कि ट्रंप अभी नीचे आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि इस सिचुएशन में, इस स्थिति में अगर मोदी होते या कोई और भी होता, तो वो कोई दूसरा निर्णय नहीं लेता, अगर वो समझदार होता तो। क्योंकि भारत की आधी आबादी अभी कृषि पे निर्भर करती है, बिल्कुल। 50%। और हम्म, 50%, और भारत को आप जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि उत्पाद देंगे तो भारत के छोटे किसानों की तो हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह से
वहाँ डेयरी उत्पाद जो है, वहाँ की गायें भैंसें जो है, उनको मीट खिलाया जाता है। अब वो हमारे लोग कतई नहीं गवारा करेंगे कि उनको ऐसे गायों भैंसों का, ऐसे पशुओं का दूध दिया जाए जो मीट खा करके पल जाए। तो कोई भी होता तो ऐसा करता, लेकिन अगर ट्रंप के दोस्त या सलाहकार, सुहृद, उनके वेल विशर उनको ये समझाने में समर्थ हो जाते हैं कि इन 2 चीज़ों पर आप अपनी जिद छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ों पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ट्रंप समझ जाएंगे। मुझे लगता है कि समझ जाएंगे। 20 दिन तक वो खींच रहे हैं रबड़ को, जानते हैं कि ज़्यादा खींचेंगे तो टूट सकता है। और 20 दिन क्या जैसे जी, तुगलक की वो गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन का था। मोहम्मद बिन ने हाँ, कहा था कि हमें दिल्ली दूरस्थ, तो हम्म, वही बात है, अभी तो उनके लिए दिल्ली वैसे भी दूर है। क्या मोदी को आंकने में ट्रंप ने गलती कर दी? ट्रंप ने सभी को आंकने में गलती की है, सिर्फ मोदी ही नहीं। पुतिन को वो कहते रहे कि पुतिन हमारे दोस्त हैं, पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हैं, पुतिन को वो आंक नहीं पाए। पुतिन जैसा चतुर चालाक, जिसको कनिंग कह सकते हैं, हम्म, डिप्लोमेट नहीं होगा कोई। तो पुतिन तो 25 साल से रूस को चला रहे हैं, रूस की सिक्योरिटी के एक एक चीज उनको, एक एक पुर्जा उनको पता है। तो उन्होंने गलती तो कर दी, क्योंकि वो सब चीज बस वही बॉयल डाउन करती, तो सब चीज बिजनेस के हिसाब से देखते हैं हम्म। कि जो हमसे बिजनेस कर ले। पाकिस्तान में भी उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान तेल इतना है, और अब तो यह है कि पाकिस्तान भी भारत को तेल देगा। पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं तेल कहाँ है हमारे पास, हलवाई की कढ़ाई में है क्या? तो पुतिन तो ये ट्रम्प तो गलती करते हैं। ट्रम्प की अब पार्टी ठीक है, लेकिन विदाउट ट्रम्प वो बहुत अच्छी है। हमारे लिए रिपब्लिकन हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन हाँ, रिपब्लिकन विदाउट ट्रम्प। हाँ, आदमी ठीक नहीं है, पार्टी ठीक है। हम्म, आप हमारे इस शो में आए और आपने इसमें बहुत सारी बातों पर रोशनी डाली। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक ये समझ सके होंगे कि क्या मजबूरियां ट्रंप की थी, क्या गलतियां उनकी पर्सनालिटी में हैं, और अमेरिका का कितना नुकसान वो करने जा रहे हैं अगले कुछ समय में। मेरा ख्याल है आप आज की आपके साथ जो भी बातचीत हुई, इससे लोगों को समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।